सबों का स्वागत है लर्नर्स पॉइंट के इस चैनल पे। और जैसा कि हम लोग लगातार पीछे कुछ दिनों से इडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर बात कर रहे थे, उसको देख रहे थे और उसके यूसेज को हम लोग देख रहे थे, तो आज हम लोग इसी को और कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे बहुत सारे अलग अलग तरह के इडियम्स को। तो एक्चुअली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एग्जाम में चाहे किसी तरह का सेट हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, जीडी का हो, हर सेट में आपको कम से कम 2 से 3 आपको इडियम्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जब आपके 25 क्वेश्चन में कम से कम 2 ही क्वेश्चन आ जाता है इडियम से, तो एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो इसलिए हम लोग इडियम को ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, ज्यादा इसको वैल्यू ऐड करते हुए पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए नए इडियम्स के ऊपर। तो सबसे पहले जैसा कि हम बताया ना कि आप सब एक नोट्स तैयार कीजिएगा, उसको लिखते चलिए, क्योंकि आप जब तक लिखेंगे, जितना बार आप इसको लिखेंगे उतना बार आपके माइंड में ये चीज सेट होते चलेगा। तो लिखने में कंजूसी नहीं करना है, आप इसको बार बार लिखिए, क्योंकि बार बार लिखने से आपका हैबिट भी हो जाएगा। वर्ड के जो स्पेलिंग होता है उसके ऊपर भी आपका कमांड अच्छा खासा हो जाएगा और आप वर्ड को ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों के लिए लर्न रख सकते हैं। तो कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाइए बढ़िया से, इत्मीनान से, और इत्मीनान से इसको लिखते हुए समझिए, एक एक वर्ड को, एक एक इडियम को समझते चलिए, साथ में इसके यूसेज को भी देखते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे बात कर ली थी, और आज जो है, आज जितने भी आपके सामने इडियम्स रिलेटेड होगा, ये रिलेटेड होगा आपके नाउन फ्रेजेस से। मतलब जो इडियम्स होगा उसमें नाउन का कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा योगदान होगा, आपको नाउन ही दिखेगा। तो चलिए सबसे पहला वाला हम लोग पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में क्या है आपके सामने लिखा हुआ है? एडम्स एल। क्या लिखा हुआ है? एडम्स एल। एल का मतलब होता है वाइन। एल का मतलब हो गया वाइन, शराब। शराब तरह का नाउन है। देखिए इस वाले में भी आपको क्या हो गया कि नाउन से आपको मिल गया। एडम्स एल का मतलब क्या होता है? फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। देखिए यहां पे एल का मतलब हो गया वाइन, लेकिन जैसे ही एडम्स एल बनता है, इसका मतलब फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। आप जो घड़े में पानी रख करके पीते हैं ना, आपके फ्रिज में जो रखा हुआ पानी है, जो भी आपके लिए एक पोर्टेबल वाटर जिसे बोल सकते हैं ना, तो उस तरह के वाटर को क्या बोलेंगे? एडम्स एल। ठीक है, फ्रेश एकदम सब तरह से अच्छा, क्लीन। द सोल्जर डाइड फॉर वांट ऑफ अ ग्लास ऑफ एडम्स एल। जो सोल्जर्स है, देखिए यहाँ पे एडम्स एल को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर का यूज कैसे किया गया एक सेंटेंस में। द सोल्जर डाइड, सोल्जर डाइड फॉर मतलब मर गया, किसकी चाहत में? एक ग्लास ऑफ एडम्स एल, मतलब ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के चाहत में, ड्रिंकिंग वाटर उसको जरूरी था, लेकिन ना मिल जाने के कारण, ना मिलने के कारण उस सोल्जर का क्या हो गया? डेथ हो गया। तो आप जब भी, जैसे आप घर में भी अपने बोलेंगे ना कि प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां पे प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर की जगह पे प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ, क्या बोलेंगे? अ ग्लास ऑफ एडम्स, क्या बोलेंगे? अ ग्लास ऑफ एडम्स एल। ठीक है, एडम्स एल। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। आपके लिए ये मतलब फैमिलियर भी हो जाएगा और सामने सुनने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि वाह ये मांग क्या रहा है। और कोई आपके दूर के रिश्तेदार है तो उसको लगेगा कि भाई इसको क्या चाहिए ऐसा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हुआ नेक्स्ट आपके सामने आल्मा मैटर। आल्मा मैटर का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, जो मदर इंस्टीट्यूट होता है। जैसे कि आप सबों का ये बोला जाए कि यदि फर्स्ट टाइम आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप लर्नर्स पॉइंट के साथ जुड़े हैं, तो लर्नर्स पॉइंट आपके लिए क्या है? आल्मा मैटर। ओके, तो यहां पे जैसे आल्मा मैटर का मतलब मदर इंस्टीट्यूट हो गया, तो अमित सर इज द हेड ऑफ हिज आल्मा मैटर। मतलब ये जो मदर इंस्टीट्यूट है, इस मदर इंस्टीट्यूट लर्नर्स पॉइंट के हेड कौन है? अमित सर है। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी कॉलेज जो आपका फर्स्ट कॉलेज हुआ होगा या फिर आपके फर्स्ट इंस्टीट्यूट हुआ होगा, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आल्मा मैटर। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है जो आप परफेक्ट तरीके से क्या करे हुए हैं? सजा करके रखे हुए। जैसे आप अपने अलमारी में कपड़े प्रेस करके, खास करके नए कपड़े बड़े अच्छे तरीके से सजा करके रखे होंगे। आपके पास अभी शूज का कलेक्शन होगा तो आप उसको बहुत अच्छे से सजा करके रखे होंगे। किताब का तो कलेक्शन होगा ही, आप उसको अच्छे तरीके से उसके रेक में लगाए होंगे। दैट इज एप्पल पाई ऑर्डर, जो आप बढ़िया से डेकोरेट करके रखते हैं, इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहता, उसे आप क्या बोलेंगे? एप्पल पाई ऑर्डर। परफेक्ट ऑर्डर, जो बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। जैसे सलोनी शर्मा
कीप्स हर क्लोथ्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब क्या हो गया कि सलोनी जो शर्मा है वो अपने जितने भी कपड़े हैं सबको किस ऑर्डर में रखता है, रखती है एप्पल पाई ऑर्डर में, मतलब बहुत बढ़िया से सजा करके। ठीक, तो आप भी जब भी अपने कपड़े को मम्मी से अच्छे तरीके से सजवाना हो तो उसे क्या बोलेंगे कि मम्मी प्लीज कीप माई क्लोथ्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। क्या बोलेंगे, हाँ चलिए बोल के दिखाइए पर कि मम्मी प्लीज कीप माई क्लोथ्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। तो इस तरीके से आपके जो बोलने का भी जो शैली होगा वो बड़ा अच्छा लगेगा। जहां पे आप परफेक्ट ऑर्डर बोलेंगे वहां से एक अलग नए वर्ड जो सामने वाले को थोड़ा सा सुनने में मतलब बहुत अच्छा खूबसूरती के साथ लगे कि वाह मेरा बेटा मेरा बेटी कितने खूबसूरत तरीके से अपना एक अच्छा अच्छा वर्ड को प्लेस करके बोलता है। तो इस तरीके से आप यूज करके इसको बोल सकते हैं। फोर्थ नंबर में आपके सामने है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया झगड़ा। तो क्या एक एप्पल के लिए झगड़ा लगा जा सकता है, झगड़ा हो सकता है? तो बोलेंगे हाँ हो सकता है, मेरे और मेरे भाई में तो होता है कि एक ही एप्पल रहता है और वो भी खाना चाहता है हम भी खाना चाहते हैं, बस हो गया थोड़ा सा मतलब एक दो मुक्का। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब छोटी सी चीज जो आपके झगड़े को बढ़ा दे। अ कॉज फॉर स्ट्राइप, स्ट्राइप का मतलब होता है झगड़ा। तो वो चीज वो कारण जिससे आपका जो झगड़ा का सेंस है या फिर झगड़ा होने का जो चीज है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। जिसे बोलते हैं ना कि ये छोटा सा चीज इसी कारण झगड़ा लग गया। तो झगड़ा का जड़ जिसे बोलते हैं, झगड़ा का जड़, तो वो जो जड़ होता है वही आपने यहाँ पे लिखा हुआ है झगड़ा का जड़, लेकिन यहाँ पे जड़ की जगह पे एप्पल लिखा हुआ है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड के लिए वो कॉज कारण। तो दिस पीस ऑफ लैंड, ये जो छोटी सी लैंड है, इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब झगड़े की जड़ है किसके बीच, बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच। तो दो भाइयों के बीच के लिए जो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है वो क्या है, तो आप बोलेंगे दिस पीस ऑफ लैंड। कोई आपके खिलौना हो या आपके कोई फेवरेट गाड़ी भी हो, जैसे आजकल अब खिलौने की तो उम्र में है नहीं, आपके लिए बाइक, आपके वो जो मतलब फेवरेट बाइक है वही आपके खिलौने मतलब खेलने के लिए माना जा सकता है, उसी का आप यूज करते हैं। आपके भाई उसी बाइक को लेकर के चलाना मतलब शुरू कर दे तो आप दोनों भाइयों में क्या हो जाता है, झगड़ा लग जाते हैं। तो दैट जो कार है, सॉरी दैट जो बाइक है वो क्या है आपके लिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो आप सबों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जिससे कहीं ना कहीं झगड़ा मतलब शुरू हो जाता होगा, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो अभी हम लोग 4 देखे, 5 में हम लोग देखेंगे अब बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब भी क्या हो गया, झगड़ा। इसका मतलब भी क्या हो गया, झगड़ा। तो यहां पर भी क्या बोल सकते हैं, झगड़े की जड़। तो इसी झगड़े की जड़ के लिए एक हम लोग पहले क्या पढ़े, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, और इसी का एक और भी हम लोग रिप्लेसमेंट बोले तो क्या है आपके सामने, अ बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे दो कुत्ता है और उसके बीच में एक छोटी सी हड्डी मिल गई, तो हड्डी को लेकर के क्या करेगा, दोनों को ही झगड़ा करेगा। तो आई थिंक वहीं से इसको उठाया गया है कि दो कुत्ते थे, दोनों के बीच में एक ही पीस ऑफ जो बोन था और दोनों लोग क्या करने लगे, झगड़ा शुरू कर दिए। तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। अ कॉज फॉर क्वारल, क्वारल की वो कारण, जिस कारण को लेकर के बस शुरू। ठीक है, तो दिस प्लॉट ऑफ लैंड इज अ बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। यहां पर भी सेम एग्जांपल था, बस उस जगह पर एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था और यहाँ पे अब क्या हो गया, अ बॉन ऑफ कंटेंशन। तो दोनों का सेम मतलब है, दोनों को हम सेम तरीके से यूज कर सकते हैं, सेम जगह पे इसको आप उपयोग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्या है 6 नंबर में, द एप्पल ऑफ वंस आई। किसी के आई का जो बोलते हैं ना, आंख का तारा, तो आंख का तारा क्या हो गया, बहुत प्यारा। तो आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा, तो वही चीज है कि किसी के आई के एप्पल, बस यहाँ पे तारा के जगह पे ना एप्पल लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो द एप्पल ऑफ वंस आई मींस वेरी डियर, दैट मींस बहुत प्यारा। आप इसको क्या बोलेंगे, बहुत प्यारा। तो आई थिंक आप सबका कुछ ना कुछ ऐसा चीज जरूर होगा या कोई ना कोई ऐसा दोस्त भी जरूर होगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा होगा। ठीक है, तो अब उसे क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे एन एप्पल, द एप्पल ऑफ वंस आई, द एप्पल ऑफ वंस आई। बोल करके दिखाइए, द एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि संजना इज द एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई। जो संजना है वो अपने पापा की परी नहीं, पापा की बहुत प्यारी है। ठीक है, यहाँ पापा की परी बस
यही सब ना। तो चलिए, पापा की परी मीन्स बहुत प्यारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि संजना इज द एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई, अपने पापा के बहुत ज्यादा वो लाडली है, इसलिए हम लोग बोलेंगे द एप्पल ऑफ वंस आई। तो आप सब अपने जो जिसको आप चाहते हैं या जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा प्यारा हो, तो आप उसे अपने के लिए क्या यूज करेंगे, द एप्पल ऑफ वंस आई। अब बीस्ट ऑफ बर्डन, बीस्ट का मतलब होता है एनिमल, और एनिमल का मतलब तो आप जान रहे हैं ना, जो नहीं जान रहे हैं वो भी लिख लेंगे, ठीक है, ठीक। अब बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब वो जानवर जो हमेशा बर्डन को कैरी करता हो। तो आपके सामने नाम तो आ ही गया होगा, कैमल हो गया, ठीक है, जिसे बोलते हैं गधा, एस भी हो गया। तो इस तरीके से अब बीस्ट यूज्ड फॉर कैरिंग हैवी लोड, वो जानवर जिसका यूज हम लोग हैवी लोड को कैरी करने के लिए यूज करते हैं। और इसको आप लोग बहुत सारे ऐसे जानवर है जिसका आप लोग यूज भी करते होंगे, देखते भी होंगे, नहीं करते होंगे। आई थिंक हमको लग रहा है कि आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, दैट मीन्स ये सब तो काम नहीं करते होंगे, मतलब करते हुए देखते जरूर होंगे, है ना। चलिए, तो उसे बोलेंगे अ बीस्ट यूज्ड फॉर कैरिंग हैवी लोड, दैट मींस अ बीस्ट ऑफ बर्डन। जैसे द कैमल इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, जो कैमल है वो एक ऐसी जानवर जिसमें सिर्फ हम लोग लोड को कैरी करते हैं। तो इस तरीके से आप उसके लिए यूज करेंगे अ बीस्ट ऑफ बर्डन। फिर है अ बेड ऑफ रोजेस। अब देखिए, रोज का नाम सुनते हैं ना, सबके चेहरे पे खुशी आ जाता है। दैट मीन्स अ बेड ऑफ रोजेस मतलब वेरी कंफर्टेबल। क्या बोलेंगे इसको, अ कंफर्टेबल थिंग, जो चीज आपको सुकून दे दे, जो चीज आपके लिए बड़ा सुहावना लगे, आरामदायक लगे, उसे आप क्या बोलेंगे, अ बेड ऑफ रोजेस। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये बस चाहत होती है दोस्त, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, आपके पास जो मिला हुआ चीज है, ये लाइफ कभी भी आपको सुख नहीं देने वाला है, ठीक है। आप जॉब भी ले लीजिएगा तब भी दुख है भाई, आपको ऑफिस के बर्डन को संभालना पड़ेगा, ये फाइल हुआ नहीं हुआ, नहीं लिए हैं तब भी बर्डन है कि भाई इसको खरीदना था, पैसे नहीं है। मतलब आप कुछ भी करो, आपके लाइफ में आने के बाद संघर्ष तो जारी हो जाएगा। इस संघर्ष को हराना है आपको, इस संघर्ष को कम कैसे करना है, इसके लिए आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और बोला जाता है ना कि महाभारत के वो जो पाठ है गीता के सार को आप सुनिएगा, तो वहां पे बोला जाता है कि जिंदगी शुरू होने के बाद संघर्ष से ही जिंदगी शुरू होता है। आप जन्म लिए तो वहीं से आपके सामने संघर्ष शुरू हो गया, वह नहीं होता तो बच्चे जन्म लेने के बाद हंसते रोते तो नहीं, मतलब जन्म लेने के बाद आपका संघर्ष शुरू हो चुका है। इस संघर्ष को आपको लड़ना है, और लड़ते हुए इस संघर्ष में से लिखा होता है ना कि संघर्ष, इस संघर्ष में से आपको लड़ करके आपको क्या बनाना है, संघ प्लस हर्ष। मतलब इतना लड़ो जिंदगी से कि संघर्ष टूट करके आपको क्या दे, संघ प्लस हर्ष। और हर्ष का मतलब हो गया खुशी, और संघ का मतलब गुच्छा, मतलब ग्रुप। उस एक गुच्छा आपको दे किस चीज का, खुशी का। इसलिए बोला जाता है कि लाइफ में कभी भी आपको ये सोच लीजिएगा कि आज से हमको खुशी मिल जाएगा, नहीं, आपको उस वक्त भी संघर्ष करना है, बस इस चाहत में कि संघर्ष को हम तोड़ लें और क्या ले, मतलब पालें गुच्छा, किस चीज का, खुशी का। तो आपको तो करना पड़ेगा वर्क, चाहे आप नौकरी लेने के लिए कीजिए या नौकरी लेने के बाद कीजिए या जब भी कीजिए, आपको तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ कभी भी आरामदायक चीजों से भरा हुआ नहीं रहता है। आपको मेहनत करना होगा, आपको अपनी खुशियों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके आपके संघर्ष टूट करके एक दिन आपको खुशी देगा। 9 नंबर आपके सामने है अ बेड ऑफ थ्रोन्स। अ बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब, थ्रोन्स का मतलब हो गया कांटा, ठीक है, थ्रोन्स का मतलब कांटा। तो एक ऐसी बेड दे दे जिसमें नीचे से कांटा लगा हुआ है, तो आप कैसे फील कीजिएगा, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, कंफर्टेबल कौन फील करेगा भाई, नीचे सुई चुभ हो रहा है मतलब कांटा वाला, और कोई कंफर्टेबल फील करेगा, वो तो हो नहीं सकता है ऐसा। तो अ बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब हो गया अनकंफर्टेबल पोजीशन या सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जिस समय आप अपने आप को बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, जिसको पढ़ते पढ़ते काफी दिन हो जाता है ना, उम्र उसका बहुत ज्यादा बीत जाता है, लोग ऐसे ही फील करते हैं। क्योंकि उसके पास शादी करने का भी एक बर्डन आ जाता है कि घर वाले बोलते हैं भाई तू शादी कर, अब घर बसा, कितना दिन हम तुमको पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। तो उसके लिए उस वक्त का स्थिति कैसा हो जाता है, बेड ऑफ थ्रोन्स। इसलिए भाई आपका समय अभी है, आप मेहनत करने के लायक हैं, आपका उम्र अभी आपको बहुत ज्यादा साथ दे रहा है, तो
तो इतना जिद्द होकर के, इतना जिद्दी बन करके, इतने आप अपने आप को ना संघर्ष में डाल करके मेहनत कीजिए कि आपको अ बेड ऑफ थॉर्न से मतलब ना गुजरना पड़े, बल्कि क्या मिल जाए आपको, अ बेड ऑफ रोजेस। तो इस कदर, इस तरीके से आपको क्या करना है, मेहनत करना है। तो बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब अनकंफर्टेबल पोजीशन और सिचुएशंस, जैसे कि लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न, आपकी जिंदगी हमेशा कांटों से भरी होती है, इस जिंदगी के संघर्ष को आपको जीना पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ 10 नंबर में आपका अ बर्ड ऑफ पैसेज। पैसेज मतलब आना जाना, ठीक है, पैसेज का मतलब आना जाना। तो अ बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है कि अ माइग्रेटरी बर्ड और या पर्सन हु डज नॉट स्टिक टू एनी प्लेस। आप कोई व्यक्ति जो हमेशा इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह, कभी दिल्ली में पढ़ रहा है, कभी पटना में पढ़ रहा है, कभी रांची में पढ़ रहा है, कभी और कहीं पढ़ रहा है, कहीं एक जगह पढ़ नहीं पा रहा है, कभी इस इंस्टीट्यूट में, कभी वहां पर, कभी वहां पर। तो वैसे लोगों के लिए, वैसे व्यक्ति के लिए क्या बोलेंगे, अ बर्ड ऑफ पैसेज। जैसे कि यहाँ वहां मतलब जो टिका ना, बिना पेंदी का लौटा, यस, जो इधर उधर हमेशा लुढ़कते रहे। और कुछ बर्ड जो माइग्रेटरी होकर के, जैसे आप सुने होंगे ना कि हमारे देश में जो साइबेरियन वाले पार्ट है उधर से बर्ड्स उड़ करके यहाँ पे आ जाती है गर्मियों के समय में, ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, मतलब ऐसे फील करे। तो वैसे चीजों के लिए आप क्या बोलेंगे, माइग्रेटरी बर्ड। और उसके लिए भी क्या बोलेंगे, बर्ड ऑफ पैसेज। जैसे लाइक अ बर्ड ऑफ पैसेज ही इज ऑलवेज शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे जो लड़का ही है, ये कैसा काम कर रहा है, लाइक अ बर्ड ऑफ पैसेज, मतलब एक जगह पे टिक नहीं रहा, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, दैट इज। उसके बाद हो गया 11 नंबर में कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर मतलब एक ही पंख के जैसा, सारे पंछियों का पंख एक ही हो, तो उसे क्या बोलेंगे कि पीपल विद द सेम इंटरेस्ट, जो सेम सोच वाले, सेम मनोदशा वाले लोग होते हैं, उसे बोलेंगे कि बर्ड्स ऑफ फेदर। जैसे बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। आप कभी भी देखते होंगे ना कि इस आसमान में कुछ पंछी उड़ रही है, तो सेम तरह के पंछी एक साथ उड़ते हैं, मतलब सेम तरह के लोग सेम काम करेंगे, सेम जगह पे, मतलब सेम तरीके से वो लोग बिहेव भी करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब हो गया अ सैड एंड अनएक्सपेक्टेड न्यूज, जो न्यूज आपको उदास कर दे, जो अनएक्सपेक्टेड हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया, लेकिन अनसर्टेन आपके लिए, दैट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे द न्यूज ऑफ माय ग्रैंडफादर्स डेथ वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। मुझे पता था कि मेरे दादाजी का डेथ नहीं होने वाला, लेकिन सब ऊपर वाले के हाथ में है ना, तो बस दैट इज कि वो जो न्यूज था वो कैसा हो गया, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर, क्या हो गया कि कैप इन हैंड। कैप इन हैंड मतलब हम्बली, जब आप किसी को बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि नर्मता से होकर के बात करते हैं, दैट इज क्या हो गया, कैप इन हैंड। जैसे द प्यून वेंट टू द ऑफिसर कैप इन हैंड, जो प्यून है ऑफिसर के पास कैसे गया, बहुत ही नम्र स्वभाव के साथ गया, बहुत ही शांत होकर के गया, तो उसे क्या बोलेंगे, कैप इन हैंड, हम्बल होकर के गया, ठीक है। 14 नंबर में अ कैट एंड डॉग लाइफ। अब बताइए कि एक जो कैट है और डॉग है, क्या एक साथ बड़े खुशी से जीवन जी सकता है? कभी नहीं। एक दूसरे को वो नोचा नोची करेगा ही, ठीक है, मतलब झगड़ा तो लगेगा, एक दूसरे का वो दुश्मन के रूप में बिहेव करेगा, तो बोलेंगे अ लाइफ फुल ऑफ वायलेंस। ऐसी जिंदगी जहां पे हमेशा झगड़ा हो, हमेशा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आप बहुत ज्यादा बेचैन हो, तो उस तरह के लिए क्या बोलेंगे, उस तरह की जिंदगी को क्या बोलेंगे, डॉग एंड कैट लाइफ, या फिर कैट एंड डॉग लाइफ। जिस देयर फैमिली इज लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ, उसकी परिवार हमेशा कैसे फील कर रही है, एकदम हो हल्ला के साथ जीवन जीता है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो फैमिली है कैसी लाइफ लीड कर रही है, अ कैट एंड डॉग लाइफ। उसका 15 नंबर आपके सामने की कैसल्स इन द एयर, हवा में महल। हवा में महल कौन बनाता है? वही लोग जो ख्याली पुलाव पकाते हैं, कि मतलब बिना पढ़े बिना मेहनत किए हम इस रैंक पे हो जाएंगे, टॉप कर जाएंगे, ऐसी मतलब हमको जॉब लग जाएगी, हम ये बन जाएंगे, हमारे साथ गाड़ी होगा, बॉडीगार्ड होगा, हम ऐसे चलेंगे, हम ऐसे बिहेव करेंगे, लेकिन मेहनत नहीं कर रहा, ठीक है, वो मेहनत नहीं कर रहा, बस वो ख्याली पुलाव बना रहा है कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो वैसी चीजों को क्या बोलेंगे, कैसल्स इन द एयर। वो क्या बना रहा है अपने दिमाग में, कैसल्स बना रहा है, कब, कहां पे, एयर में, दैट मीन्स मिशनरी लॉन। जैसे व्हाट ही इज सेइंग, जो वो कह रहा है, इज क्या है वो चीज, कैसल्स इन द एयर, बस उसके बस ख्याल पुलाव है कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, होने जाने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि भाई जो कुछ भी होता है आपके मेहनत पे होता है, आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना,
तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जैसे बोलते हैं ना कि एक चींटी को कभी चीनी का दाना भी ढूंढना होता है ना, तो उसके लिए वो मेहनत करती है, ढूंढते रहती है कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, घूमते रहे, और मिला भी तो बहुत मेहनत के साथ, कड़ी परिश्रम के साथ वो वहां से उठा करके अपने घर तक लेके जाती है, तब जाकर के उसको मतलब एक छोटा सा चीनी का दाना मिल पाता है। और आप इतने बड़े बड़े सपने रखे हुए हैं, अपने बड़े बड़े सपने सजाए हुए हैं, और उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे, तो क्या आपको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो बात रहा कि जो कुछ भी करो बस कैसल्स इन द एयर मत करो। हाँ, इसके जगह पे आप एक एम तैयार कर लो कि मुझे ये करना है। अब उस एम के लिए हमको क्या क्या किस किस रास्ते से जाना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको आपको करना है। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। 16 नंबर आपके सामने कि स्केप लिटरेचर। स्केप लिटरेचर का मतलब होता है ना कि वो लिटरेचर जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ना हो, बहुत ज्यादा मतलब अपना वेटेज ना रखा हो, नॉर्मल लिखा हुआ हो, तो उसे बोलेंगे लाइट लिटरेचर। ठीक है, उसमें कुछ बहुत अच्छा खास कंटेंट नहीं है, खास कंटेंट नहीं है, किसी बायोग्राफी के ऊपर भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लिखा हुआ है, ना कोई हिस्ट्री उसके साथ में ऐड किया हुआ है, मतलब किसी के ऊपर बहुत अच्छा वो वर्क नहीं किया है, उसे बोलेंगे लाइट लिटरेचर। मंजू इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग स्केप लिटरेचर। जो मंजू नाम की लड़की है, उसको इस तरीके के लिटरेचर जो लाइट लिटरेचर हो, जो मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू वाला ना हो, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखती है। 17 नंबर आपके सामने की फिश आउट ऑफ वाटर। क्या इसका आप मीनिंग बता सकते हैं? कोई मछली को, मछली के मतलब जो जार होता है या फिर पानी होता है जहां पे रखते हैं, उससे निकाल करके आप ना बाहर रख दीजिए, मछली कैसा फील करेगी? क्या मतलब उसको अच्छा लगेगा? बोलेंगे नहीं, एकदम नहीं लगेगा, छटपटाते रहेगी। तो नॉट एट ईज, जो काफी कंफर्टेबल ना हो, जो मतलब अनकंफर्टेबल हो, जीने लायक ना हो, तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे कि फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे बीइंग अ जर्मन, जर्मन होने के बाद ही इज अ फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन इंडिया। एक्चुअली वो जर्मन व्यक्ति थे, जर्मनी के व्यक्ति थे, लेकिन वो कहां पे रह रहे हैं? भी फिलहाल इंडिया में रह रहे हैं। अब देखिए, जर्मन की जो कल्चर है और इंडिया की कल्चर क्या एक जैसा है? आप बोलेंगे एकदम नहीं है। तो वो जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति जो है वो इंडिया में रहने के कारण उसको कैसा फील हो रहा है? अ फिश आउट ऑफ वाटर, जो मतलब बेचैन हो, रेकलेस हो। वैसे आप भी जैसे कहीं पे जाते हैं ना, कोई गेस्ट के यहाँ पे, और गेस्ट के यहाँ पे यदि आपके जैसे कोई और भी आपके सहपाठी, आपके दोस्त जैसे कोई और भी वहां पे ना हो, तो आप वहां पे कैसा फील करते हैं? आप फिश आउट ऑफ वाटर, थोड़ा सा बेचैन रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, अपने मन की आप वहां पे मतलब बंधे हुए फील करते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे? फिश आउट ऑफ वाटर। 18 नंबर आपके सामने है इन्स एंड आउट्स। इसका मतलब होता है फुल डिटेल्स, मतलब कोई भी चीज हो उसके अंदर की भी चीजें, बाहर की भी चीजें, कंप्लीट जानकारी को क्या बोलेंगे? इन्स एंड आउट्स। क्या बोलेंगे? इन्स एंड आउट्स। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी जो भी सिलेबस है उसको कैसे पढ़ना पड़ेगा आपको? इन्स एंड आउट्स, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको आखिर पढ़ना क्या है, रिक्वायरमेंट हमारे एग्जाम के लिए क्या है। लोग कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, भाई जो सिलेबस तैयार किया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, ना कि कुछ भी मिले। मान लीजिए एसएससी की तैयारी करना है, एक बुक जेपीएससी का पढ़ लीजिए, एक बुक आप यूपीएससी का पढ़ लीजिए, क्या आपका एसएससी क्लियर होगा? नहीं। तो उसमें आपको सिलेबस को क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? इन्स एंड आउट्स। यू हैव नॉट गिवन मी इन्स एंड आउट्स, यहाँ पे सेंटेंस इनकम्प्लीट है, हो सकता है आगे कुछ होगा कि और भी कुछ सिचुएशन दिया होगा कि उस सिचुएशन के बारे में मुझे आपने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया, यानी इन्स एंड आउट्स मुझे नहीं दिया, कंप्लीट डिटेल नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं दिया, डेटा जो बोलते हैं ना वो नहीं मिला उसे। 19 आपके सामने क्या है कि फ्लैश, अच्छा फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश का मतलब होता है कि वो मांस, और ब्लड का मतलब खून। इसका मतलब हो गया कि ह्यूमन नेचर, जो हमारे अंदर की चीजें हैं। तो फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट बेयर दिस इंसल्ट। जो हमारे अंदर की जो ह्यूमन नेचर है वो किसी भी तरह का इंसल्ट को फील नहीं करना चाहेगा, उसको बेयर नहीं करना, उसको टॉलरेट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसके बाद आपके सामने की फ्रेंच लिव। फ्रेंच लिव का मतलब होता है कि लिव विदाउट परमिशन। ठीक है, यहां पे इसको हटा दीजिए, लिव विदाउट परमिशन। लिव विदाउट परमिशन का मतलब जब आप कोई भी इंस्टीट्यूट जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज में आप अब्सेंट कर रहे हैं और बिना किसी इंफॉर्मेशन का, बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन का, मन किया तो नहीं गए, तो उसी तरह की चीज को क्या बोलेंगे? फ्रेंच लिव।
जैसे मिस्टर त्रिपाठी इज ऑन फ्रेंच लीव, जो मिस्टर त्रिपाठी अपने जॉब से क्या है, फ्रेंच लीव पर है, बिना बताए छुट्टी पे है। तो आप जब जॉब में रहेंगे और ऐसे काम करेंगे तो लोग आपको ऐसे ही सेंटेंस बना करके बोलेगा कि मिस्टर, जो आपका नाम होगा, इज ऑन फ्रेंच लीव। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने 21 में है कि टू बी ग्रीक, जो अनइंटेलिजिबल हो, जिसे आप समझ ना पाए। ग्रीक, जैसे ग्रीक क्यों बोला गया, क्योंकि ग्रीक की जो इतिहास है, ग्रीक की जो चीजें हैं, बड़े से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बड़े से लोग समझ नहीं पाए, तो उस ग्रीक को ना एक नाम दे दिया कि भाई तू ग्रीक है, मतलब तुमको समझना मुश्किल ही नहीं, मतलब असंभव, ऐसी बात है। तो वैसे बोलेंगे ग्रीक। ग्रीक का मतलब हो गया कि अनइंटेलिजिबल, टू बी ग्रीक। साइंस एंड मैथ्स आर ग्रीक टू हिम। शायद ये सेंटेंस हम गलत लिखे हैं, क्योंकि जब आप अमित सर से मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैथ तो आपके लिए ग्रीक होगा नहीं, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, समझते हैं, अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आप, लेकिन हम तो सेंटेंस में लिख दिए हैं। हाँ, थोड़ा सुनना पड़ेगा मुझे अमित सर से, बट मेरे लिए था तो हमने लिख दिया। उसके बाद है 22 नंबर आपके सामने क्या, कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, मतलब जो चीज खूबसूरत होता है वो खूबसूरत काम भी करेगा। आप खूबसूरत हैं, आप होनहार हैं, तो काम भी होनहार जैसा ही कीजिएगा। तो ब्यूटीफुल इज ही हु डज ब्यूटीफुल एक्ट, जो अच्छे काम करते हैं वही खूबसूरत होते हैं। आप यदि अच्छे काम कर रहे हैं तो होनहार हैं, आप खूबसूरत हैं। तो वही हुआ कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, हैंडसम वही लोग हैं जो हैंडसम जैसा काम करता है। He does not rely on physical charms. For him, handsome is that handsome does. वो जो व्यक्ति है, यहाँ पे जो ही लिखा हुआ है, वह जो व्यक्ति है वो कभी भी फिजिकल चार्म्स, जो आपके ग्लेजिंग चेहरे की चमक, उस चेहरे की चमक पे कभी वो फिसलता नहीं, क्योंकि वो जानता है, वो मानता है इस बात को कि हैंडसम वही बंदा है जो हैंडसम काम करेगा। खूबसूरत वही लड़की, खूबसूरत वही चीज है जो खूबसूरत काम करती है। ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। ओके, आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना इडियम्स को। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर का इडियम, जो लिखा हुआ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब डिफिकल्ट वर्क। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे ना, लोहे के चने चबाना। क्या आप खाए कभी लोहे के चने? भाई कौन खाएगा, खा भी नहीं सकेंगे आप, तो उसी को बोलेंगे हार्ड नट टू क्रैक। वो जो ऐसी नट जो आप क्रैक ही ना कर सकें। नट का मतलब एक छोटा सा खाने का आता है ना, जिसे सुपारी बोलते हैं, कसेली, ऐसे ही कुछ होता है सर, छोटे छोटे पूजा के सामान में इसका यूज करते हैं। तो उस तरीके की चीज को जो आप चबा ही ना पाए, उसको आप काट ही ना पाए, खा ही नहीं पाए, उसी को क्या बोलेंगे, हार्ड नट टू क्रैक। दैट मीन्स डिफिकल्ट वर्क, जो आपके बस की बात ना हो उसी को बोलेंगे। तो किसके लिए किस तरह का काम मतलब लग रहा है कि हार्ड नट टू क्रैक है? जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के लोग बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना कैसी बात है, हार्ड नट टू क्रैक, मतलब लोहे की चने चबाने जैसी बात है। बहुत टफ टास्क है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इट वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक टू विन द टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। द वेस्ट इंडीज जो एक देश या मतलब कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स या फिर आइलैंड्स बोल सकते हैं, तो वह उसके जो लोग मैच खेलते हैं ना क्रिकेट, क्रिस गेल या फिर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो वहां से बिलोंग करते हैं, तो उसके साथ मैच यदि खेल रहा है टेस्ट मैच, तो जितना किस तरह का वर्क है, हार्ड नट टू क्रैक। कैसा काम है, हार्ड नट टू क्रैक, बहुत ही मुश्किल वर्क है। नेक्स्ट है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसका मतलब हो गया ना कि छोटे छोटे नॉलेज होना सारी चीजों के बारे में। हैविंग अ लिटिल नॉलेज अबाउट सो मेनी थिंग्स, इसके बारे में कुछ जान रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ जान रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ जान रहे हैं। एक्चुअली आपको ना एक कहानी बताते हैं। जब हम 12th में थे तो हम लोग मतलब साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे थे, अपना तो सिलेबस आ गया या प्रोग्राम बोल सकते हैं ना एग्जाम का। तो हम लोग अपना प्रोग्राम में सब कुछ लिख लिए कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट है तो इस दिन का एग्जाम होने वाला है। मेरा एक दोस्त भी था, वो दोस्त कॉमर्स रखा हुआ था। अब कॉमर्स में वो कितना पढ़ा था भगवान वही जाने कि कितना वो पढ़ा था, लेकिन जब साथ में ही कॉमर्स और आर्ट्स का साइंस का एग्जाम हो रहा था तो उसका भी प्रोग्राम आया था। मेरा रूम आया था कि भाई मेरा सब्जेक्ट का कौन कौन सा डे है थोड़ा सा बता दो। तो मैंने उसे प्रोग्राम जो पेपर में कट करके आता था ना उसको मैंने दे दिया कि भाई इससे तुम बताओ कि कौन सा एग्जाम तुम्हारा सब्जेक्ट है, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे।
तो एक्चुअली उस वक्त ना अलग अलग सब्जेक्ट भी होता था। तो वो जो मेरा दोस्त बोल रहा है कि ये भी जो सब्जेक्ट है, मान लो कि ए नाम का कोई सब्जेक्ट है, तो इसको लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, ई लिख लो, एफ लिख लो, जी लिख लो, ऐसे सब लिखा दिया। मैंने डेट भी लिख दिया सब में। जब मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि एग्जाम तो होना है 5 का ही, तुम 6-7 क्यों लिखा रहे हो? तो दोस्त मेरा क्या बोला ना कि भाई मुझे भी नहीं पता कि हम पढ़े क्या है, क्योंकि इसको भी 2 महीना पढ़ लिए कोई सर से, ये भी सब्जेक्ट को 2 महीना पढ़ लिए, इस भी सब्जेक्ट को 2 महीना पढ़ लिए, इसको भी 2 महीना पढ़ लिए, इसको भी 2 महीना पढ़ लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यही किया, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सारे चीजों के बारे में हल्का हल्का जानकारी ले लिया। तो इसी तरह की चीज को क्या बोलेंगे, इसी तरह की चीज को बोलेंगे अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हैविंग अ लिटिल नॉलेज अबाउट सो मेनी थिंग्स, अलग अलग चीजों के बारे में छोटे छोटे नॉलेज को आपको क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वायरिंग भी जानते हैं, थोड़ा थोड़ा प्लम्बरिंग का भी काम जानते हैं, थोड़ा अलग अलग तरह के काम जानते हैं, सब कुछ देखो कि कर वो टीचिंग का भी काम करना शुरू ना कर दें, नेक्स्ट दिन वो डॉक्टर का भी काम करना शुरू ना कर दें, नर्स का भी काम करना शुरू ना कर दें। तो वैसे लोगों को क्या, मतलब वैसे नॉलेज को क्या बोलेंगे, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। वन शुड बी अ मास्टर ऑफ वन थिंग इंस्टेड ऑफ अ हैक, सॉरी यहाँ पे हैक नहीं, जैक हो जाएगा, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को एक चीज पे मास्टर जैसा मतलब होना चाहिए, उस चीज पे काफी उसको निपुण होना चाहिए, अच्छी खासी जानकारी होना चाहिए, ना कि सारे जगहों का थोड़ा थोड़ा सा जानकारी कलेक्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि ना तो आप इस घाट के हैं, ना उस घाट के, ना उस घाट के, आप ऐसे घाट के लोग हो गए कि लोग मतलब ना आप कुछ सक्सेस कर पा रहे हैं, ना मतलब आपसे कुछ हो पा रहा है। तो वैसी बात हो गई। इसलिए आपको क्या करना है, एक ही चीज पे फोकस करना है। 25 नंबर आपके सामने है, अ लीप इन द डार्क। इसका मतलब होता है अ रिस्क, रिस्क जो आप जोखिम उठाते हैं उसके लिए आप क्या बोलेंगे, अ लीप इन द डार्क। योर रेजिग्नेशन फॉर लेटर प्रोस्पेक्ट्स इज अ लीप इन द डार्क। आप जो ये प्रोस्पेक्ट्स या फिर ये जो रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं ना, ये आपके लाइफ के लिए हो सकता है कि रिस्क वाली बात हो जाए, क्योंकि जॉब छोड़ देने के बाद फिर से दूसरे जॉब में जाना थोड़ा टफ हो जाएगा, और उस वक्त आपको लगेगा कि भाई मैंने तो रिस्क ले लिया, जिंदगी का एक वो जोखिम उठा लिया। तो वैसे बोलेंगे अ लीप इन द डार्क। 26 नंबर आपके सामने है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ अ थिंग। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ अ थिंग, इसका मतलब द होल ऑफ इट ब्रीफली स्टेटेड। कोई भी चीज के बारे में यदि आपको कंप्लीट जानकारी है, कंप्लीट उसके नॉलेज है, दैट मींस अ लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ अ थिंग, उसके बड़े और उसके छोटे सारे गुण आपको पता है। जैसे द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी मस्ट सेट टू वर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। इन सारी चीजों का मतलब कोई मैटर को लेकर के जो भी उसके शॉर्ट और लॉन्ग थिंग होगा, उसके पार्ट्स होगा, उसको क्या करना है, हम लोग को मतलब सेट कर लेना है, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी पॉसिबल करना है, उस मैटर को सॉर्ट आउट करना है। इसलिए तो इस तरीके से आपके सामने ये सारा कुछ है। चलिए 2 और है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 2, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे के सेशन को लेकर के। नेक्स्ट डे में हो सकता है कि आपके सामने होमोनेम्स को लेकर के आएंगे। आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि एक दिन होमोनेम्स पढ़ रहे हैं, एक दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, एक दिन एंटोनिम सिनोनिम पढ़ रहे हैं, तो एक दिन मतलब इडियम्स फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। मेरा इस तरीके के प्रोग्राम को लाने का मकसद यही है कि जिसका बहुत पास में कोई एग्जाम हो तो उसको कुछ थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, इसलिए सारी चीजों को मिला करके हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि यदि हम लोग एक ही चीज को यदि पढ़ लेते हैं तो इस चीज को हम लोग कब कंप्लीट मानेंगे, क्योंकि इसमें नए तरह के वर्ड आएंगे, नए तरह के इडियम्स आते रहेंगे, कब हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे, थोड़ा सा टफ लगेगा। लेकिन इसमें लोग मिला करके पढ़ेंगे, मिला करके आप भी इसको लर्न कीजिएगा, इंटरेस्ट भी लगेगा कि भाई इडियम्स में ये होता है और वन वर्ड में ये होता है, तो सब चीज को आप ना इकट्ठा करते हुए चलिएगा। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम को हम लेकर के आए हैं। ये कंटिन्यू रहेगा, जितना दिन आप प्रैक्टिस में बने रहिएगा, हो सकता है बार बार रिपीट करके जो ट्रेडिशनल वर्ड्स हैं, ट्रेडिशनल आपके इडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और भी जो आपको क्वेश्चन ट्रेडिशनल के रूप में पूछा जाता है उसको हम लोग लेकर के मतलब रिपीट होते होते उसको हम लोग पढ़ेंगे, आपके माइंड में सारी चीज चिपक जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से इसको करते हुए चल रहे हैं। कहीं आपका सजेशन कुछ होगा इस चीज को लेकर के तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
ठीक है, ताकि हम उस तरीके से प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके उसको। और सेशन को आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, क्योंकि आपके शेयर से ना हमारे अंदर मोटिवेशन जाग जाता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ हमको और भी मेहनत करके और भी अच्छे तरीके से कंटेंट को तैयार करना है, और भी मजेदार तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, नई नई चीजों को इंक्लूड करना है, नई जो पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहां से उठाया जा सकता है वर्ड को, उसको इंक्लूड करना है। तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे आप नए फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोई बंदा ये भी होगा कि भाई हम नए हैं तो कहां से शुरू करें वोकैब के सेशन को पढ़ने के लिए, तो आप यदि आज से इस पे जुड़े हैं तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वोकैब का कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। ये एक ओशियन के रूप में या फिर रेगिस्तान के रूप में, जहां पे आप देखें मतलब हर तरफ यहां से दौड़ सकते हैं। तो आज यदि आप नए हैं तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। पीछे की जो चीजें हो चुका है उसको फिर से हम आगे वाले दिन में हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, मिक्स करके उसको समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको वहां पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और टाइम होगा यदि आपके सामने आपके पास, तो पीछे वाली चीजों को कवर भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर आपके सामने, 9 days wonder। 9 days wonder का मतलब a wonder that becomes a burning question for a long time। एक ऐसी तरह की घटना जो लंबे समय के लिए एक बर्निंग सेंसेशन के रूप में आपके सामने आते रहे, उसे आप क्या बोलेंगे? a 9 days wonder। Your achievement is a 9 days wonder। आप यदि सक्सेस कर लेंगे ना दोस्त, आपका जॉब लग जाएगा ना, आपके मोहल्ले वाले, आपके पड़ोसी जल करके मतलब बार बार बोलेंगे देखो ना उसका बेटा हो गया। लोगों के मन में आपकी चर्चा सप्ताह भर, महीनों भर, हमेशा के लिए बन सकता है, बन जाएगा। तो उस तरह की चीज को क्या बोलेंगे? 9 days wonder। 28 नंबर में एन ऑलिव ब्रांच। इसका मतलब होता है कि ऑफर ऑफ पीस। ऑलिव आप सुने होंगे ना कि जब यूएनओ का जो आप देखे होंगे लोगो, उसमें जो दोनों तरफ लीफ लगा हुआ, वो जो लीफ किसका? ओलिव का। और इस पेड़ का मतलब लोग मानता है पीस से, शांति से। और यूएनओ का जो स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसी पर्पस से को लेकर के हुआ था कि हम पूरे वर्ल्ड में पीस, क्योंकि वर्ल्ड वार हुआ था, तो वर्ल्ड वार के बाद थोड़ा सा केओस बन गया था पूरे वर्ल्ड में कि आने वाले दिन में और भी झगड़े, और भी लोग एक दूसरे के साथ ऐसी झगड़ा ना कर ले बैठे, वार ना कर बैठे। तो उसको शांति समझौता देने के लिए मतलब यूएनओ का उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो उसमें पीस को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? ओलिव के लीफ को लगा दिया गया। और यहां पर भी एन ओलिव ब्रांच, इसका मतलब हो गया कि ऑफर ऑफ पीस। जब भी आप पीस को लेकर के कोई एक प्रस्तावना, कोई एक समझौता करना चाहेंगे, उसे क्या बोलेंगे? एन ओलिव ब्रांच। जैसे श्री कृष्णा वेंट विद एन ओलिव ब्रांच इन द कोर्ट ऑफ धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो था, आप सब देखे ना, तो वहां पे जो श्री कृष्ण पहुंचे थे, वो उन्होंने क्या लेकर के पहुंचा था? एक ऑफर। किस चीज का? पीस का। और इसी चीज को हम लोग क्या बोले? एन ऑलिव ब्रांच, शांति समझौता लेकर के पहुंचे थे। उसके बाद 29 नंबर है कि पेनिलॉप्स वेब, अ वर्क दैट इज नॉट इजी टू फिनिश। देखिए वेब यहां पे लिखा हुआ है, और वेब जो है ना, हाँ आप बड़े तो आप उसको समझना पाएंगे। अच्छा, आप ही समझ सकते हैं। जैसे ये नेटवर्क जो लिखा हुआ आपके सामने, इंटरनेट जो है, ये भी क्या है? वेब है। इसमें इसका अंत कहां, शुरुआत कहां, आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ये एक पूरे भ्रम जाल के जैसा, व्हिर्लपूल के जैसा है। इजी नहीं है आप इसको फिनिश कर पाना, इसके अंत तक पहुंच पाना। तो वैसी चीजों को, वैसे वर्क को क्या बोलेंगे? पेनिलॉप्स वेब। इफ यू डोंट पे हीड टू योर प्रोजेक्ट, इट विल बिकम, ठीक है, इट विल बिकम द पेनिलॉप्स वे फॉर यू। यदि आप बढ़िया से अपने हीड, अपने आपको ध्यान नहीं देंगे किसी भी वर्क, किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के, तब वो काम ना आपके लिए कैसा हो जाएगा? पेनिलॉप्स वे फॉर यू। मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा, उसको आप फिनिश नहीं कर पाइएगा। उसके अंत कहां है, उस तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। और जब अंत भला नहीं होगा तो कुछ भला नहीं होगा। बोला हुआ कि अंत भला तब सब भला, अंत ही भला नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार। आपका इतना दिन का मेहनत बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फिनिश नहीं कर पा रहे हैं उसको। आप उससे जहां तक सोच करके तैयारी शुरू किए थे वहां तक आप पहुंच नहीं पा रहे। तो उस तरह के वर्क को क्या बोलेंगे? पेनिलॉप्स वेब। 30 नंबर आपके सामने पेटिकॉट गवर्नमेंट। पेटिकॉट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि द मैनेजमेंट ऑफ लेडीज,
जिस भी सरकार में लेडीज क्या करने लगे, अपनी सत्ता काबिज कर ले, वह उस चीज को मैनेजमेंट लेडीज करना शुरू कर दे, तो उस तरीके की रेन, उस तरीके की शासन व्यवस्था को क्या बोलेंगे, अ पेटिकॉट गवर्नमेंट। जैसे आपके इतिहास में जो अकबर थे ना, अकबर के कुछ सालों का जो रेन था, जो मतलब समय था, लगभग 60 to 62, 2 सालों का जो उसके शासन था, वो शासन में उसको क्या बोला था कि पेटिकॉट गवर्नमेंट था। उस वक्त उसके शासन पे उसकी जो दाई या कुछ ऐसे ही था नाम ना, उसका शासन चलता था ना, लेडीज का शासन चलता था। अकबर उस समय छोटे थे, क्योंकि अकबर बहुत छोटे में ही शासक बन बैठे थे। तो उस वक्त के इसके रेन को, उसके शासन को क्या बोला जाता था, पेटिकॉट गवर्नमेंट। तो पेटिकॉट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि द मैनेजमेंट ऑफ लेडीज। नेक्स्ट आपके सामने है 31 नंबर का, अ पिन प्रिक्स पॉलिसी, मतलब अ टेंडेंसी ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट एंड ट्रबलिंग एवरी मोमेंट। एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें आप ट्रबल फील करें हर एक क्षण में, आप उसमें गलतियां फाइंड करें हर एक क्षण में, तो उसी को क्या बोलेंगे, पिन प्रिक्स पॉलिसी। He left the job as the principal was regularly adopting a pin pricking policy। जो वहां के संस्थापक या प्रिंसिपल, जो प्रधानाध्यापक बोल सकते हैं ना, कोई इंस्टीट्यूट का मैटर होगा, तो जो सर है, प्रिंसिपल है, वो हमेशा किस तरह का पॉलिसी लेकर के आते हैं, पिन प्रिकिंग पॉलिसी। इसमें हमेशा वो ना लोगों के फॉल्ट्स को, लोगों के ट्रबल को, लोगों की गलतियों को छांटते रहता था। तो आप उस तरह की पॉलिसी को क्या बोलेंगे, पिन प्रिकिंग पॉलिसी। 32 नंबर में द प्रॉस एंड द कॉन्स ऑफ, इसका मतलब आर्गुमेंट्स फॉर द मैटर, मतलब कोई भी चीज के लेकर के कोई भी जो इसके अच्छाई बुराई क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, आर्गुमेंट अब जो बनाते हैं ना, तो उन सारी चीजों को क्या बोलेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स। वी शुड स्टडी द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द मैटर। कोई भी मैटर के गलती क्या है, उसमें होने वाले नुकसान क्या है, फायदे क्या है, उसको समझने वाले चीज को बोलेंगे प्रॉस एंड कॉन्स। साइने डाई, साइने डाई का मतलब होता है इंडेफिनिट, अनिश्चित काल तक के लिए। जैसे आप अपने पार्लियामेंट को देख रहे होंगे, तो जब भी वहां पे सत्र चल रहा होता है और सत्र में आदि हो हल्ला शुरू हो गया, तो जो स्पीकर होता है वह क्या बोलते हैं कि अब इस सेशन को या फिर आज के जो सत्र है उसको साइने डाई के लिए हम क्या कर रहे हैं, एडजर्न कर रहे हैं, मतलब उसको आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो साइने डाई का मतलब होता है इंडेफिनिट। The curfew in the city is imposed sine die। इस शहर में जो कर्फ्यू लगाया गया वो कब तक के लिए इंपोज किया हुआ, इंपोज का मतलब होता है ना लगाना, ठीक है, लगाना से, और कब के लिए, साइने डाई, अनिश्चित काल, अनिश्चित काल के लिए। 34 नंबर में 10 साइनेस ऑफ वार। द साइनेस ऑफ वार का मतलब हो गया कि मनी, सिन्यूज भी बोल सकते हैं इसको, द सिन्यूज ऑफ वार, मनी रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन वार। और सिन्यूज का मतलब होता है ना कि वो रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, कि वो बॉन्ड जिसके बिना कोई चीज वर्क ना हो पाए। तो मनी रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन वार, तो वार को कंटिन्यू करने के लिए क्या से क्या रिक्वायर होता है, मनी का, क्योंकि उसमें बहुत सारे संसाधन का जरूरत पड़ता है, वेपन्स का पड़ता है, और सारे नुकसान भी हो रहे होते हैं। लेकिन बिना मनी का वेपन्स तो खरीदा जा नहीं सकता है, इसलिए मनी रिक्वायर्ड हो जाता है, किस लिए, वार को जारी रखने के लिए। We lack the क्या बोलेंगे इसको, sinews of war। कोई युद्ध हो रहा होगा, वहां के कोई व्यक्ति ने बोल दिया, कोई कमांडर होगा बोल दिया कि भाई हमारे पास sinews of war के लिए कुछ नहीं है, पैसे नहीं है। 35 में क्या आपके सामने है, समन बोनम। समन बोनम का मतलब है ऑनेस्ट गुड्स। जैसे ट्रूथ वाज द सनम बोनम ऑफ लाइफ फॉर राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो ईमानदारी वाला जो चीज था कि भाई हमारे लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, वो था उसके लिए सच्चाई। वो सच्चाई को लेकर के अपने आप को, अपनी पूरी फैमिली को हर मुश्किल में डाल दिया था, घर छोड़ दिया था, घर भी त्याग दिया था, और कहां पे चले गए थे वो, शमशान घाट। ऐसी कुछ कहानी है राजा हरिश्चंद्र के। तो राजा हरिश्चंद्र को बोला था ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मतलब वो हमेशा सत्य बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे। और उसके जिंदगी का सबसे बड़ा जो ऑनेस्ट गुड था वो क्या था, ट्रूथ। और गुड्स का मतलब हो गया ना वो चीज, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, चीज, वो वस्तु, जो वस्तु आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, सबसे ऑनेस्ट वाली चीज हो, तो दैट इज ट्रूथ। किसके लिए, राजा हरिश्चंद्र के लिए। और आपके लिए अभी है आपका जॉब लेना, क्रैक करना आपके एग्जाम को, वही आपके लिए क्या है, एक ऑनेस्ट गुड के जैसा है। आपके जिंदगी का वो चीज आपका होना चाहिए।
तो इस तरीके से आज हम 35 इडियम्स को देखें। आई होप कि इन सारे इडियम्स का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। रिवाइज कर लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप लिखने से आपका हैबिट भी तैयार होगा। और आपको हम बोले ना कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, तो विश्वास के साथ जिन जिन वर्क को हम करने के लिए बोल रहे हैं करते चलिए, साथ निभाइए मेरा, ठीक है। आपको हर एक तरह के इडियम्स, हर तरह के वर्ड से आपको हम मतलब वेट कराएंगे, उसको मिलाएंगे आपसे, आपको समझाएंगे वर्ड्स के फंक्शन को, वर्ड्स की यूज को। तो इस तरीके से हम लोग अपने लेवल को ऊपर तक लेके चले जाएंगे। तो इन सारी चीजों के साथ आज हम लोग 35 इडियम्स को देखें। आई होप कि आप बड़े अच्छे से इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना सेहत का ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई को मतलब कंटिन्यू रखिए, और बस स्टे रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।